नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम कई दिनों से बता रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में, तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी मैं 15 तक बता चुका हूँ। अभी आपको अब हम बताएंगे आज 16 से। तो 16 में थोड़ा सा कैमरा मूव करिए, देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अबे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लियर लिखा हुआ है, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। यानी कहने का मतलब है हमारा जो मस्तिष्क है और जो हमारा ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, छोटे छोटे नस इसमें गए, तो हमारा मस्तिष्क उससे समन्वय नहीं कर पाता है। और समन्वय नहीं करने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता है, ठीक से मूव वो नहीं कर पाता है। तो ये समस्या है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अब यह होता है कि क्लियर यहाँ लिख दिया गया है, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। ये तो सही है, लेकिन अब ये आप जान लें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते किसे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिमागी तंत्र की माने रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है समन्वय करने में परेशानी है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम काम नहीं कर पाते। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं रहेगा तो हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा मस्तिष्क और बैकबोन का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण हम सही रूप से नहीं चल पाते हैं। हम लाइक दैट अनविजिबल चलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये जानिए कि इसके लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण एक या एक से अधिक अंगों में शून्य हो जाना, माने दिखाएगा नहीं कोई पावर है, या फिर एक तरफ शरीर बैंड हो जाना, झुक जाना, या हो सकता है दृष्टि को भी वो इफेक्ट कर सकता है, आई विजन को इफेक्ट कर सकता है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भी आप नहीं देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या है, लो विजन हो सकता है या धुंधलापन भी दिखाई दे सकता है। साथ ही आपको गर्दन की गतिविधियों में भी दिक्कत होगी। जितने लोग देखते हैं ना, गर्दन देखेंगे इधर, बात करेंगे इधर, LLPT लंदन एंड टकिंग तो टोकरी देख रहे हैं इधर, बात कर रहे हैं उधर, क्योंकि उनका गर्दन मूव से नहीं कर पाता है। इसके साथ कपकपी होना, देखें ऐसे लोगों को, है ना। साथ ही आपको क्या होता है कि आंख की समस्या या मूत्र संबंधी समस्या हो सकता है, जलन होना या अन्य परेशानियां डिफरेंट टाइप का हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए इसका बहुत कारण है, कुछ कारण आपको हम बताते हैं। यह अनुमानसिक भी हो सकता है, पूर्वजों में है तो आप में भी हो सकता है। साथ ही पर्यावरणीय कारण भी, आप कैसे एनवायरमेंट में आप रहते हैं, या कोई संक्रामक रोग हो गया है इससे भी हो सकता है, या फिर आप बहुत काफी कस के फीवर हुआ है जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। संक्रामक रोग कुछ वांशिक व अनुवांशिक होते हैं और कुछ तो एक्वायर होते हैं, जो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद है आगे, आप देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है पार्किंसंस डिजीज। देखिए पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस रोग, इसमें क्लियर साथ में आप देखिए कैटलॉग में लिखा हुआ है हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़ा, हाथ पांव, हाथ में पैर में मांसपेशियों का स्टिफनेस होना। और जब मांसपेशी आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो ना ठीक से हाथ काम कर पाएगा ना ठीक से पैर काम करेगा। इसके चलते क्या हो जाएगा कि आप अनविजिबल वे में चलेंगे, राइट में चलना चाहिए वो राइट में न चल करके और अदर्श वे में आप चलेंगे, माने आपकी टेढ़ा मेढ़ा होगा। इसके साथ तांत्रिक तंत्र प्रभावित होता है, तांत्रिक तंत्र, इससे नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है पार्किंसन डिजीज में। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से आपका CNS लिख लीजिए, CNS, सी फॉर कैट,
N, N for nose. S, S for sun. CNS, CNS, C आप लिखिए पहले, CNS, C for central, N for nervous, S for system, central nervous system. हाँ जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हाँ बेटा, CNS, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसमें क्या होता है, मोरोभर हाथ पैर में कपकपी. ठीक है, इसे पार्किंसंस करते हैं. इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण कांपना, हाथ पैर सिर. कितने लोग देखे होंगे, ज्यादातर ये रोग ओल्ड एज में हो ही जाता है. हाथ पैर कांपना, सिर कांपना, बूढ़ा लोगों नहीं. इसके बाद गति धीमी हो जाना, चाल बहुत धीरे धीरे हो जाता है. तो बुढ़ापा में तो ऐसे भी चाल धीरे धीरे हो जाता है. साथ ही आपका क्या है कि मांसपेशी कठोर हो जाता है. भाई जब मांसपेशी कठोर होता है तभी ना कंपन होता है, तो मसल्स जो है स्टिफनेस हो जाता है. इसके बाद बिगड़ी हुई मुद्रा, मान ली बिगड़ी हुई मुद्रा मतलब क्या है, हमको ऐसे रहना है तो हम ऐसे रहें. देखिए मैं कितना लोग हो जाता है. इसके बाद आवाज में ही परिवर्तन हो जाता है. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा. थोड़ा आवाज भी लड़खड़ाता है. इसका कारण क्या है, देखिए पार्किंसंस रोग मस्तिष्क में उपस्थित हुए कुछ तांत्रिक कोशिकाएं, न्यूरॉन्स धीरे धीरे खराब और नष्ट हो जाता है. नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसके कारण ये सारे समस्याएं उत्पन्न होती है. क्या, शरीर चढ़ा मेढ़ा हो जाना, हाथ पैर में कंपन हो जाना, आवाज लड़खड़ाने लगना, या मसल्स में स्टिफनेस आ जाना, ये सारी चीजें होने लगता है जो न्यूरॉन जब सूखने या खराब होने लगता है. इसके बाद जीन्स इफेक्ट भी है. आपका जीन्स इफेक्ट, बच्चा जब जन्म लेता है तो काला होगा, गोरा होगा. काला माँ बाप है तो बच्चा काला होगा, ये कोई जरूरी नहीं है. मेल में और ऐसा नहीं है कि माँ बाप काला है तो बच्चे को काला होगा. रे बाप, मैं एक जगह गया निगोशिएशन के लिए, तो देखे मदर फादर खून रिबेनेबल है, लेकिन उनकी बेटी बहुत गोरी थी. तो हमने कहा तो मामला बड़ा गड़बड़ है. मैंने मजाक किया, मामला बड़ा गड़बड़ है, माँ बाप पूरे काले हैं और बेटी एकदम गोरी है, तो मामला क्या है. पूछा सर कहीं गड़बड़ है, तो बोलते हैं तो मैडम हमारी बताएंगे, हम क्या बताते हैं. चलिए अच्छी बात है. मैं तो मजाक किया, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप हंसना दोनों काला है तो आपका बच्चा भी काला होगा. नो नेसेसरी, वो डिपेंड करता है जीन्स पर, कौन सा जीन्स आता है, ब्लैक व्हाइट फेयर. नो नेसेसरी, ऐसा नहीं है काले माँ बाप काले बच्चे, हड़पने की बात नहीं है. मेल में नॉट में गोरे माँ बाप के बच्चे भी काले हो सकते हैं और समते हो सकते हैं. अंडरस्टैंड. ये सब चीज जानकारी क्या है, जितनी जानकारी हम दे सकते हैं आपको दे रहे हैं. तो चलिए हम आपको बता दिया कि भाई पार्किंसंस रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसको आप कैसे पहचानेंगे. ठीक है, और मैंने बता दिया कि आनुवंशिकता से होता है. बढ़ती उम्र में तो है ही यह समस्या कंपन का, पार्किंसंस का, और पुरुषों में तो ज्यादा होता है, औरतों में कम होता है. अब एक आगे है और वह है क्या है, हेमोफीलिया. देखिए कहाँ है हेमोफीलिया, झगड़ा, हेमोफीलिया. मैं जितना बता रहा हूँ वो 21 अंडर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत आता है. ये सभी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेगा. अब दिव्यांगजनों को सुविधा मिलती है. अभी बहुत जल्दी एक प्रोग्राम हम लोग करवा रहे हैं, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप लोग सब आइएगा, बहुत जानकारी मिलेगी उसमें आप लोगों को. हेमोफीलिया देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, चोट लगने पर
अत्यधिक रक्त स्राव या रक्त बहना बंद नहीं होना। कभी कभी चोट लगता है तो होता है ना, अरे यार क्या करें, डॉक्टर कहता है इसको इतना खून निकल गया कि इसको बचाना मुश्किल था, नहीं कहता है, तो सिर फट गया, इतना ना खून निकल गया कि। तो देखिए जो हेमोफीलिया होता है यह भी एक अनुवांशिक रोग है। माता पिता या किसी नाना नानी होगा, हमारे बच्चे में आ गया, लेकिन यह ज्यादातर पुरुषों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? पुरुषों को। अब ये है क्या, सो तो आप समझ गए, पुनः मैं बताता हूँ। राइट टू पर्सन मेडिसिन 2016 के तहत हेमोफीलिया बीमारी दो तरह की, एक होता है हेमोफीलिया ए और एक होता है हेमोफीलिया बी। ये दो तरह का होता है। चिकित्सक लोग के पास जाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन है कि हम पहचानेंगे कैसे हेमोफीलिया। तो देखिए शरीर के खून शरीर के अंदर जो है और शरीर के बाहर बह सकता है, खून शरीर के अंदर बाहर भी बह सकता है। उसके बाद क्या है, किसी भी प्रकार का घाव या कट जाने पर या जानवर द्वारा काटे जाने या दांत से खून निकलने के कारण शरीर से अत्यधिक खून बह जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी तरह से आपको चोट लग गया, थोड़ा सा भी कर दिया, तो इतना खून बहेगा कि उसको कंट्रोल करना आपका मुश्किल हो जाएगा, समझिए। इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से नाक से खून बहना, कभी कभी नाक से भी खून आ जाता है, और ये सारी चीजें जो है हेमोफीलिया रोग का स्थिति बनता है। अगर एक बार खून बहना बंद हो भी जाए तो उसके बाद भी लंबे समय तक लगातार खून बह सकता है। अगर एक बार बंद भी हो गया, मान नाक से खून गिरना आपको 2 बार 3 बार 4 बार हुआ है, और फिर अगर आपको नाक से खून गिरता है, बंद करके डॉक्टर के पास गए, बंद कर दिया, मेडिसिन दे करके टेक्निक लगा करके, फिर गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? जब आप प्रेशर देंगे, नस आया हुआ है, जब वो नर्वस सिस्टम फट जाएगा फिर ब्लडिंग होना शुरू हो जाएगा, और जब आपको हेमोफीलिया रोग है तो जल्दी बंद नहीं हो। इस स्थिति में आपकी जान भी जा सकती है। अगर जल्दी से चिकित्सक के पास गए तो ठीक, नहीं गए तो आपको घर का इलाज के फेरा में रह जाए तो आपकी प्राण भी जा सकती है, क्योंकि एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगा, खून सारा निकल जाएगा आप। इसके साथ रक्त स्राव केवनी घुटनों यानी शरीर का कहीं भी अंग से हो सकता है। चोट लग गया, थोड़ा सा निकलना चाहिए, थोड़ा निकल जाएगा, बहुत सारा। इसके बाद मल मूत्र में देखते हैं ना, पेशाब पैखाना में खून आता है, सर ये शिकायत मिलती है ना कभी कभी, तो डॉक्टर के पास जाइए, क्या कारण है, मे भी हेमोफीलिया तो नहीं है। गहरे नीले घाव पड़ना, अगर घाव होगा तो देखते कितना बड़ा गहरा और नीला हो जाए, तो गहरा नीला घाव है तो समझिए कहीं इसका तो हेमोफीलिया का सिस्टम नहीं है। इसके बाद बिना चोट लगे ही बड़े बड़े नीला मैंने शरीर में है, बिना चोट के कहीं नीला नीला दिखाई दे तो आप संदेह हो जाइए कि हमको चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना है। अगर संपर्क नहीं करेंगे तो मे भी हेमोफीलिया हमको धर सकता है, और हेमोफीलिया हो जाने के बाद वो ठीक नहीं होता है। तो आपका कैंसर वाली हिसाब वो लगा रहेगा जब तक है तब तक। बहुत प्राइमरी स्तर पर अगर उसको ट्रीटमेंट कराते हैं तो ठीक हो सकता है। मसूड़ों से कितना लोग कहते हैं ना, मुंह धोता है खून निकल जाता है, तुरंत डेंटिस्ट से संपर्क करिए। अरे थोड़ा बहुत इधर लग गया है तो हो गया है, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत इधर लग गया है खून निकल गया, नहीं तो ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत संपर्क करिए डेंटिस्ट। या जोड़ों में ज्यादा दर्द है, हाथ पर इरिटेशन का है, बच्चों में ज्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत काफी चिड़चिड़ापन है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारे कारण जो मैं बताया हेमोफीलिया के कारण है, आप इस पर सावधान रहेंगे। अब अगला जो हमारा है वो देखिए थैलेसीमिया। थैलेसीमिया खून में हेमोग्लोबिन की विकृति, खून की मात्रा का कम होना, ये सब तो आप लोग पेपर में पढ़ते हुए निकलता है, थैलेसीमिया है, हेमोफीलिया का पेशेंट है, ये सब दिव्यांगता की कैटेगरी में आ गया। जो राज्य सरकार, भारत सरकार दिव्यांगजनों को सुविधा देती है वो सुविधा इनको मिलेगा। क्या क्या सुविधाएं देती है उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, सब एक बार तो हो नहीं सकता है ना।
तो देखिए इसके बारे में आप जानिए थैलेसीमिया। यह भी एक आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया क्या है? जेनेटिक डिजीज। ठीक है। इस रोग का मुख्य कारण क्या होता है? याद कर लें कि हेमोग्लोबिन निर्माण में गड़बड़ी हो जाता है। हेमोग्लोबिन का जो निर्माण होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, और जिसके कारण क्या होता है, वो वह थैलेसीमिया का शिकार हो जाता है। इस केसेस में देखिए साफ लिखा हुआ है कि खून में हेमोग्लोबिन वही माने हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर हो जाता है और खून की मात्रा कम। तो स्वाभाविक बात है, खून नहीं बनेगा तो खून की मात्रा कम होगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, हेमोग्लोबिन पेशेंट को अत्यधिक खून चढ़ाना पड़ता है और बार बार खून चढ़ाते रहना पड़ेगा। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो डाई हो। समझे? इसका लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे कि थैलेसीमिया है? देखिए कई मायने में तो ये नजर आता नहीं, समझ में लोगों को नहीं आता क्या है क्या नहीं। और शरीर हम देखें में ठीक, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने गया था एक बार, मैं 1 महीना बीमार रहा तो मैं गया चिकित्सक पास दिखाने के लिए, मुझे वायरल फीवर है, कौन सा फीवर बताओ। तो मैं बैठा था, एक जन मिले, मेरे मित्र ही, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम बोलो क्या सर कोई पेशेंट है? नहीं पेशेंट तो मैं ही हूँ भाई। सर आपको देखे कौन कहेगा पेशेंट? भाई तो आंतरिक क्या समस्या है उनको कैसे समझ आया है? चेहरा तो इतना सुंदर है लेकिन अंदर में क्या समस्या है तो कई एक मामलों में तो समझ में आता नहीं है। लेकिन जब 3-4 महीने थैलेसीमिया शरीर में आ जाता है तो कुछ समझ में आने लगता है। कैसे आने लगता है? बच्चों का नाखून और जीभ, नाखून नेल और जीभ पीला पड़ने लगता है। ये सब मार्किंग की चीज है, ऐसा तो समझ में आता नहीं है। तब व्यक्ति को क्या पैदा होता है? जॉन्डिस लगता हो गया, शरीर पीला हो गया है, नाखून पीला हो गया है, जीभ पीला, तो जॉन्डिस का लक्षण व्यक्ति क्या समझता है? लेकिन मे भी थैलेसीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? मे भी। तो मस्ट बी कंसल्ट द डॉक्टर। बच्चे के जबड़ों और गालों में असमानता आ जाती है। जबड़ा, जा, हायर पैलेट, लोअर पैलेट, हायर पैलेट, लोअर पैलेट बताएंगे। दिस इज कॉल्ड स्पीच मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड स्पीच। जब स्पीच थ्योरी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी ये कोर्स बहुत बड़ा है बाबू, समझोगे तो सबसे पहले अपने घर में काम आएगा, उसके बाद बाहर में काम आएगा, तब आपको पैसा कमाने में काम में आएगा। लेकिन पहले ढंग से पढ़ने की जरूरत होगा। उसके बाद सूखता चेहरा, चेहरे में चार्मिंग नहीं होगा। हंसता खेलता चेहरा नहीं नजर आएगा, मायूस चेहरा। समझिए? इसके बाद भैया जो इतना परेशानी होगी तो कमजोरी तो फीलिंग होगा, उसको चलने उठने बैठने का मन नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल अंदर लेना, एक्सहेल इससे परेशानी होगी। अब इसका कारण क्या है? मैंने तो कारण बताया भाई, आनुवांशिक कारण है। क्या बताया बेटा? सौरभ गांगुली जी बोलो। फलार्जन थोड़े व्यस्त हो गया था, क्या बोल रहा था मैं? थैलेसीमिया, राइट। हम बता रहे हैं, अगर हम डिस्टिंग को और आप बताते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लास में हैं और ध्यान दे रहे हैं। चलिए, थैलेसीमिया इसके कारण मैंने बताया, एक तो आनुवांशिक रोग है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी के कारण होता है। इसके बाद है, देखिए अगला, सिकल सेल। थोड़ा थोड़ा घुमाइए अपना वीडियो तो समझ में आएगा। सिकल सेल डिजीज, इसमें भी खून की कमी, रक्त अल्पता, खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होना। इसमें भी क्या होता है? खून की कमी होता है। अब खून की जब कमी होगा तो जितना चीज मैंने बताया, आदमी अस्वस्थ हो जाएगा, निराश हो जाएगा, ड्राई चेहरा होगा, मुरझाया रहेगा, है ना? तो ये सारी चीज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अब समझना, सिकल सेल डिजीज है क्या? मानव शरीर में लाल रक्त कोष क्या होता है?
इसीलिए अगर इस कोर्स को करना है तो थोड़ा सा बुक खरीद लीजिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी का, और कभी समय मिले तो लगकर देख लिया करिए। इसमें एक पेपर ही पूरा मेडिकल है, मेडिकल साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सारा टेक्निकल चीज। जनरल एजुकेशन नहीं है कि हिस्ट्री और विज्ञान और साइकोलॉजी और हिंदी पढ़ लिए, पढ़ा दिया, चल दिया। अगर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे तो आपका पसीना चल जाएगा। अब हम क्या करें? तो जानना बहुत जरूरी है। तो मानव शरीर की लाल रक्त कोशिका में होने वाली अनियमितता, यानी जो लाल रक्त कोशिका है वह ठीक ढंग से निर्माण नहीं हो पाता है, यानी उसमें कमी रह जाती है, जिसके कारण सिकल सेल डिजीज हो जाता है। कौन सा डिजीज होता है? सिकल सेल। अब देखिए सिकल सेल डिजीज जो है इसका लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण यही है कि सिकल सेल माने एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गया तो एनीमिया हो गया। तो एनीमिया का एक लक्षण है। और जब खून की कमी होगा तो निश्चित है कि शरीर के सभी ज्वाइंट में दर्द होगा, तो ज्वाइंट में दर्द भी होता है। इसके साथ ही आपको फैटिग्यू, थकान, थोड़ा सा चलिए हमको थक गए क्या करें? कोई कहता है ना अब तुम चल भी नहीं पाते, थकान महसूस। बच्चा लोग देखते हैं कितना कूदता है, ए यार लाओ गिलास ले आओ, वो गिलास लाने जाएगा तो जाएगा नहीं, वो दौड़ कर जाएगा, हर काम वो दौड़ के करेगा। हम लोग दौड़ के नहीं कर सकते। देखिए थकान होगा, सांस लेने में कमी होगी, कभी कभी चक्कर आएगा, उसके बाद हाथ पैर वो ठंडा शीतल महसूस करेगा, वो त्वचा भी उसका पीला हो जाएगा, छाती में दर्द होगा। माने जितना तरह का प्रॉब्लम है, जब खून की कमी हो गया तो शरीर की सारी समस्याएं आपके पास आ जाएगा, यानी आपको बिल्कुल सैया पर सुला देगा। सो दैट इमीडिएट टेक एक्शन एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर। अब लास्ट है 21 डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्लियर लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, दो या दो से अधिक विषाक्तता से ग्रसित। इसका परिभाषा मल्टीपल माने बहुत दिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब बहुत दिव्यांगता, यानी दो या दो से अधिक दिव्यांगता, यानी सुनने के साथ साथ बोलने और मस्तिष्क से भी, तो दो से तीन हो गया ना, इसको क्या कहेंगे? बहुत दिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। और मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, आप सबको मालूम है। नेटल, न्यूनेटल, पोस्टनेटल, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के वक्त और जन्म के बाद, मैं बता चुका हूँ। इस पर विशेष चर्चा करेंगे अभी आगे। इसके बाद एक और है तो हो चुका डेवलैंड। मैं बता दूं कि मैंने जितना बताया है 21 टाइप्स का डिसेबिलिटी, ये सभी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार का अधिनियम दिसंबर 2016 के तहत आया है। पहले 7 था जो पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, उसको सबमर्ज करके, उसको मिला करके 14 और एक्स्ट्रा दिव्यांगता को जोड़ दिया गया और 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गया। तो हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है। जय हिंद।